हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है ऑफ एवोल्यूशन, इसके अंदर हम बात करेंगे अडैप्टिव रेडिएशन की। ओके, पिछले लेक्चर के अंदर जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कुछ कंपैरेटिव एनाटॉमी देखी थी ऑफ होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। एंड आई रिमेंबर कि एनालॉगस वाला पार्ट जो था उसके नोट्स वगैरह या उसकी जो पीपीटीज वगैरह थी वो मिस हो गई थी, सो मैंने वो यहाँ पे ऐड कर दी है। दूसरा हम बायोकेमिकल एवोल्यूशन देखेंगे। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म आप लोगों को मैंने बता दिया है एंड उसके बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे अडैप्टिव रेडिएशंस के ऊपर। ठीक है, सो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये होमोलोगस ऑर्गन्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। होमो का मतलब था सेम, लोगस मतलब स्ट्रक्चर, सो दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके, एंड अगर एनालॉगस की बात करें तो एनालॉगस के केस में क्या था कि यहाँ पे हमारा इनका जो वो था बेसिकली स्ट्रक्चर जो था डिफरेंट था but they have a common function. So anatomically not similar structures though they perform a similar function. ठीक है, सो ये वाली बातें हम लोगों को एक मिनट रुकिए पता है अच्छे तरीके से। एनालॉगस जो होता है इट इज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये रिप्रेजेंट करता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। डिफरेंट स्पीसीज एक पर्टिकुलर जगह पे जाके कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की डिफरेंट 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 यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं but they all are performing a same function, so that's why convergent evolution. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था विंग्स ऑफ क्या कहते हैं बटरफ्लाई देख सकते हैं या विंग्स ऑफ बर्ड देख सकते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है बट दे हैव अ कॉमन फंक्शन। या विंग्स ऑफ बैट भी ले सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तो ऑक्टोपस की आई ये रही, ठीक है, मैमल की आई ये रही। ऑलमोस्ट अगर देखोगे सो यहाँ पे क्या है, अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं स्ट्रक्चर में डिसिमिलरिटी आपको दिख रही है। यहाँ पे लेंस अलग तरीके का है, चीजें थोड़ी अलग सी हैं बट दे परफॉर्म अ सेम फंक्शन। सो एनाटॉमिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं बट दे परफॉर्म अ सेम फंक्शन। ओके, अगर यहाँ पे भी देखोगे तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। सो ये पेंगुइन के फ्लिपर हैं, ये डॉल्फिन के हैं। ओके, सो अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे अंदर बोन्स का अरेंजमेंट अलग तरीके से है, यहाँ पे बोन्स का अरेंजमेंट अलग तरीके से है बट दे परफॉर्म अ सेम फंक्शन। सो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। स्वीट पोटैटो की अगर हम बात करें और पोटैटो की अगर बात करें, सो स्वीट पोटैटो हमारा जो है शकरकंदी, ये एक मॉडिफाइड रूट है। स्टेम की पोटैटो की बात करें तो एक मॉडिफाइड स्टेम है। दोनों हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं एनाटॉमिकली, एक रूट है और एक स्टेम है बट दोनों का सेम फंक्शन है ना। दोनों क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, देखने में भी सेम सेम लग रहे हैं। सो दिस इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ किसका, होमोलोगस ऑर्गन्स। सो जैसे कि हमने कहा था कि हम आपको दिखा देंगे एग्जाम्पल्स, टेंशन मत लेना। सो मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। ओके, नाउ बायोकेमिकल एविडेंस वाला जो पॉइंट था एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। एंड द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिमिलैरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। तो बायोकेमिकल एविडेंस के अंदर सिर्फ एक छोटी सी बात क्या बोली गई, सिमिलैरिटी इन जीन्स। ठीक है, किसके अंदर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी इन जीन्स एंड प्रोटीन्स, जीन्स एंड प्रोटीन्स। अच्छा जी, ठीक है, एक बार फिर से देख लें। सिमिलैरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। जैसे कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारा, मान लेते हैं कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है हमारा, एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। अब उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जीन एंड प्रोटीन्स है, कह सकते हैं हम लोगों को उस बड़े से ग्रुप के अंदर हम लोगों को हर एक एनिमल के अंदर एक जीन और प्रोटीन ऐसा मिल रहा है, या कुछ जीन्स ऐसे मिल रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे मिल रहे हैं जिनका सेम फंक्शन है। तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री रिप्रेजेंट करता है कि सबका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। ठीक है, कॉमन एंसेस्टरी रिप्रेजेंट करता है, एक कॉमन एंसेस्टर कोई रहा होगा। दिस बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। लास्ट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे क्या बोला गया है, दीज बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज जो होती हैं पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि
जैसे हम लोगों ने होमोलोगस ऑर्गन्स में देखा था ना कि सिमिलर स्ट्रक्चर्स थे, वो रिप्रेजेंट कर रहा था कॉमन एंसेस्टर को, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बड़ा सा ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट दे हैव सम कॉमन, दे हैव सम व्हाट कॉमन जीन्स एंड प्रोटीन्स. सो दिस कॉमन जीन्स एंड प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन एंसेस्ट्री. या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो आपके पास 10 या चलो 20 ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके, अब उन 20 ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको 10 में सेम जीन्स और प्रोटीन्स मिले, कुछ यानी सारे कह रहा हूं मैं, कुछ जीन्स और सेम प्रोटीन्स मिले जिनका फंक्शन सेम था. सो आप कह सकते हैं कि वो जो 10 ऑर्गेनिजम्स है दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर. ओके, वी कैन से इट. सो ये था हमारा बायोकेमिकल एवोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे हम लोग जीन्स के और प्रोटीन के बेसिस पे एवोल्यूशन को जज कर रहे हैं. सो दिस वाज बायोकेमिकल एविडेंस. नाउ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हमारा हो चुका था. यहाँ पे हम लोगों ने मेलानाइज्ड मॉथ जो था और व्हाइट विंग मॉथ था उसके बारे में बात करी थी. ये सब कुछ अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर चुके थे. सो अब आते हैं हम आज के मेन मुद्दे पे, दैट इज अडैप्टिव रेडिएशन. नाउ व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन? थोड़ा सा इसके बारे में पहले हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे बात क्या हुई, अडैप्टिव रेडिएशन का फंडा असल में शुरू कैसे हुआ था. ठीक है, चलिए जी. ड्यूरिंग हिज जर्नी, जरा इसको पढ़ते हैं पैराग्राफ को और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे जानने को मिलेंगी. ड्यूरिंग हिज जर्नी कौन? डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड्स. ठीक है, गैलापागोस आइलैंड्स गए थे हमारे डार्विन. अच्छा ठीक है, चले गए. देयर ही ऑब्जर्व्ड अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स. वहां पे उन लोगों को उनको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखी. ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम. सो डार्विन को वहां पे क्या दिखा? डार्विन को वहां पे स्मॉल ब्लैक बर्ड्स देखी, जिनको बाद में डार्विन के नाम से ही डार्विन फिंचेस बोल दिया गया. ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि ही रियलाइज्ड दैट देयर वर मेनी वैरायटीज ऑफ फिंचेस इन सेम आइलैंड. सेम आइलैंड के ऊपर बहुत ज्यादा वैरायटीज है फिंचेस की. ऑल दी वैरायटीज ही कंजक्टेड, मतलब कि उन्होंने सोचा, ठीक है, इवॉल्व्ड इटसेल्फ ऑन दी आइलैंड. जितनी भी वैरायटीज थी सब आइलैंड पे खुद से इवॉल्व हुई है, ये उनका सोचना था या उनका मानना था. फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग वैरायटीज many other forms were altered beak arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. So basically डार्विन का क्या मानना था कि एक कॉमन सीड ईटिंग बर्ड थी हमारी, या फिंच कह सकते हैं, वो थी, और उसके अंदर या उसी के अंदर एवोल्यूशन हुआ तो उससे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज ऑफ फिंचेस हमारी बनी. सो यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल कौन सी थी? सीड ईटिंग फीचर वाली थी ओरिजिनल, जिसकी बीक सीड ईटिंग में हेल्प करी थी, वो हमारी ओरिजिनल थी. याद रखना, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है. ओके, मैनी अदर फॉर्म्स विद ऑल्टर्ड बीक्स, यानी कि डिफरेंट बीक्स अराइज करी. ठीक है, जिसमें से कुछ जो थी वो इंसेक्टिवोरस थी हमारी, कुछ हमारी वेजिटेरियन थी. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट and literally radiating to other areas of geography is called adaptive radiation. सुनो क्या कहना चाह रहे हैं. एक बर्ड थी, ठीक है, एक कॉमन बर्ड थी. द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व हो रही हैं किसके अंदर? गिवन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर. एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है. कौन सा एरिया था हमारा? गैलापागोस आइलैंड था. ठीक है, कौन सा था? गैलापागोस आइलैंड था. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होगा. सो द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बन रही हैं इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट. पहले एक सिंगल बर्ड थी, ठीक है, पहले हमारी एक सिंगल बर्ड थी, एंड इससे हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स बनी स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी. यानी कि इस आइलैंड के हर एरिया के अंदर वो क्या कर रही है? स्प्रेड कर रही है. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं. क्या कहते हैं? अडैप्टिव रेडिएशन. आप इसको ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये छोटे लेवल पे अगर देखा जाए, सो इट इज सिमिलर टू होमोलोगस एवोल्यूशन, वी कैन से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. एक पर्टिकुलर पॉइंट से एवोल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है, एंड वो ज्योग्राफी के या कह सकते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर एवोल्यूशन शुरू हुआ था,
एंड एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ कि एक बर्ड से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स मिली और वो उस एरिया के हर एक हैबिटेट के अंदर वो फैल गई। ठीक है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं मैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व हुई हैं इन अ जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से, एक सिंगल सीड ईटिंग बर्ड से शुरू हुआ था मामला एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफिकल हैबिटेट। तो उस एरिया के अदर एरियाज या कह सकते हैं अदर हैबिटेट्स में पूरा का पूरा फैल गए। ठीक है, तो उनकी बीक्स जो थी अलग अलग तरीके की हो गई, क्योंकि एक बड़ा सा आइलैंड है भाई, हो सकता है कुछ जगह पे अलग तरीके का माहौल हो, कुछ जगह पे अलग तरीका का कंडीशन हो, सो हर एक कंडीशन में वो जाके फैल गई। सो दिस इज अडैप्टिव रेडिएशन। अगर आप आगे जाएंगे, मतलब ये हम आगे चलेंगे, जाहिर सी बात है दोनों साथ में पढ़ रहे हैं हम लोग। सो आगे हम बात करेंगे कि अडैप्टिव रेडिएशन जो है वो एक तरीके का डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ही है छोटे लेवल पे, और वी कैन से होमोलोगस एवोल्यूशन ही है छोटे एरिया में। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। सो अगर हम बात करें, मेंडल को जो फिंचेस मिली थी कितने तरीके की थी? 6 तरीके की थी। ये देखो, लार्ज ग्राउंड फिंचेस, कैक्टस ग्राउंड फिंचेस फीडिंग ऑन कैक्टाई, वेजिटेरियन ट्री फिंचेस, इंसेक्टिवोरस फिंचेस थी, वार्बलर फिंचेस थी, टूल यूजिंग वुड पैकर फिंचेस थी। तो ये सारी की सारी हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये प्लांट वाली थी, ये रही इंसेक्टिवोरस फिंचेस, ये रही सीड ईटिंग फिंचेस, ये रही कैक्टस ईटिंग फिंचेस, इंसेक्ट ईटिंग फिंचेस। ठीक है, और यहाँ पे देखो टूल यूजिंग फिंचेस, यानी कि वुड पैकर जो थे अपने फिंचेस को एज अ टूल यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये 6 डिफरेंट वैरायटीज थी। यहाँ पे लिखा है इंसेक्टिवोरस फिंचेस एंड यहाँ पे लिखा है इंसेक्ट। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि भैया ये सेम है। हाँ, दोनों इंसेक्ट खाती थी, बट इनका फिंच का देखोगे अगर शेप थोड़ा बहुत अलग है। इनका फिंच अलग तरीके का, इनका अलग तरीके का है। यहाँ पे ऑलमोस्ट फिंचेस की जो शेप थी वो सेम थी, इनकी भी सेम थी। ठीक है, और वुड पैकर वगैरह की इनकी भी सेम थी। सो यहाँ पे हाँ, हमारी मेन वैरायटीज जो थी वो 6 तरीके की थी, प्लांट, इंसेक्ट्स में, फिर टूल्स में, सीड में, एक और यहाँ पे हमने लिखा था ना, ये देखो, इंसेक्ट की हमारी 2 थी, इंसेक्टिवोरस ट्री फिंचेस हो गई, और वार्बलर अपने अलग से लिखी हुई है। एक मिनट को, वार्बलर अपनी अलग से है, वार्बलर नहीं है तो वार्बलर मार्क कर देंगे। ठीक है, ये रही वार्बलर फिंचेस में आ रही है, ये रही वार्बलर फिंच। ठीक है, सो वार्बलर फिंच इसमें आ गई जो पर्टिकुलर इंसेक्ट को ईट कर रही है। ओके, सो यहाँ पे देखो वार्बलर फिंच एंड इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच, ये ट्रीज वगैरह के जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा वो करती हैं, यूज करती हैं, खाती वाती हैं। तो स्मॉल इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच, मीडियम इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच, लार्ज इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच। ठीक है, यहाँ पे कोकोस फिंच एंड वार्बलर फिंच। ठीक है, सो उसके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। ओके, चलो, तो ये हमारी 6 तरीके की हो गई हैं फिंचेस। ओके, ठीक है। अच्छा, वार्बलर और इंसेक्टिवोरस में एक और डिफरेंस था। ठीक है, इनको अलग अलग क्यों रखा? थोड़ा वार्बलर जो थी ना, वो एक अलग सा क्या कहते हैं साउंड प्रोड्यूस करती थी जो म्यूजिक की तरह होता था। ठीक है, तो उस वजह से उनको थोड़ा अलग भी उसमें रखा हुआ है। और मतलब ये यूजुअली ट्रीज वगैरह पे ही रहती थी, बड़े ट्रीज पे। उनका हैबिटेट डिफरेंट था, वो अपना दूसरी जगहों पे भी रह सकती थी, और दोनों ही इंसेक्ट पे डिपेंड करती थी। ठीक है, सो ये 6 हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 तरीके की फिंच यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया हमारा एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सो उस कॉन्टिनेंट पे क्या हुआ है, अडैप्टिव रेडिएशन हुआ है, यानी कि उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक ही स्पीसीज से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं हमारे क्या निकले हैं, क्या करें, एनिमल्स डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। सो अ नंबर ऑफ मार्सूपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड। तो जब अडेप्टिव रेडिएशन की बात होती है, सो इट इज बेसिकली ज्योग्राफी स्पेसिफिक या ज्योग्राफिकली स्पेसिफिक होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही हो रहा होता है। ओके, व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन appear to have occurred in an isolated geographical area, one can call this convergent evolution। अच्छा, अब इसको ध्यान से जरा सुनना, यहाँ पे क्या बोला है कि when more than one adaptive radiation is taking place, when more than one adaptive radiation has occurred in isolated geographical area, ठीक है, one can call this convergent evolution। इसको हम क्या कह सकते हैं, convergent evolution कह सकते हैं। जैसे कि अभी बताते हैं कैसे। मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे है, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, एक सेम ही ज्योग्राफिकल एरिया है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, ये चलो इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है।
यहाँ पे कोई एनिमल है, इसको A1 कह देते हैं, यहाँ पे कोई एनिमल है, इसको हम A2 कह देते हैं। इसके अंदर कुछ एवोल्यूशन हुई, इससे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज बने, इससे कुछ एवोल्यूशन हुई, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज बने। अगर आपको याद होगा तो हमको इतनी बेसिक बात पता है कि कहीं ना कहीं एवोल्यूशन जो है, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एडेप्टिव रेडिएशन की, तो ये हैबिटेट पे डिपेंडेंट है, हैबिटेट के ऊपर या आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है नहीं है। अच्छा, तो A1 से अगर हम बात करें एनिमल्स की कौन कौन से हमारे बन रहे हैं, तो इसे A1 से मान लो बन रहा है यहाँ पे A2, A3, ठीक है, A4 और A5। यहाँ पे A2 चलो मैंने वो दिखा दिया, इसको हम दूसरे से लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं, इसको हमने A1 लिखा था ना, तो इसको हमने A1 लिखा था, इसको हम लिख देते हैं B1, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं B1। इससे क्या बनेगा B2, B3, B4, B5। अच्छा, अब मान लो हो सकता है कि इनका ज्योग्राफिकल हैबिटेट सेम हो, 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 ठीक है। तो हो सकता है आई एम जस्ट सेइंग कि हो सकता है कि ये दोनों के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों के पास हो सकता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि हाउ अडैप्टिव रेडिएशन, या कह सकते हैं मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन इन अ सिंगल प्लेस कैन लीड्स टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मान लेते हैं हो सकता है कि इन दोनों के पास डिफरेंट, वो देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इसका एंसेस्टर अलग है, इसका एंसेस्टर अलग है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट दे आर इन कॉमन हैबिटेट, तो मे बी दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट दे मे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन विद हेल्प ऑफ दो स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक कॉमन फंक्शन हो सकता है वो परफॉर्म कर रहे हो विद हेल्प ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। एक बार फिर से बता दूं, एक छोटी सी लाइन है, बहुत बड़ी बात कही गई है कि when more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, ठीक है, जब एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 करवा दिए हैं, ठीक है, सो हो सकता है क्या, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कह सकते हैं। आप कहेंगे भैया कैसे, ये ऑर्गेनिज्म A1 है, इसका एवोल्यूशन हुआ A2, A3, A4, A5 बन गए, ये ऑर्गेनिज्म B1 है, इसके और एवोल्यूशन हुआ B2, B3, B4, B5 बन गए। हो सकता है कि ये A2 और B2 सेम हैबिटेट में चले गए, अब उसका एंसेस्टर अलग, उसका एंसेस्टर अलग, बट उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर हो सकता है कि कोई एक ऐसी चीज हो जिसको लेकर के वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। सो यस, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट दे आर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। और ये हम लोगों ने किस में देखा था, ये हम लोगों ने देखा था इन केस ऑफ एनालॉगस, या कह सकते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। सिंगली अगर देखा जाए, अगर एक एरिया के अंदर सिंगल अडैप्टिव रेडिएशन हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर 2 हो रहे हैं या एक से ज्यादा हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स क्या, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अच्छा जी, नाउ प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट अडैप्टिव रेडिएशन इन इन्वॉल्विंग इनटू वैरायटीज ऑफ सच प्लेसेंटल, क्या कर दिया इन्होंने, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट अडैप्टिव रेडिएशन in involving into varieties of such placental mammals, each of which appear to be similar to the corresponding marsupials, placental wolf and Tasmanian wolf marsupial। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको जरा सुनिए कि जब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। मार्सुपियल्स में एवोल्यूशन हुआ, प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर भी। देखो मार्सुपियल्स कौन से होते हैं जिसके पास पॉकेट वगैरह या प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये देखो पॉकेट भी नहीं तो मतलब उनका थोड़ा सा अलग सा वो होता है, ठीक है, अपीयरेंस होता है। ये मार्सुपियल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटल देखो, यहाँ पे देखो, ये देखोगे तो प्लेसेंटल मैमल है, ये मार्सुपियल है। मुझे पहले तो बताओ कि डिफरेंस क्या होता है मार्सुपियल में और प्लेसेंटल में, बताओ जल्दी बताओ। कुछ आया? अभी मैंने बोला था ना कि मार्सुपियल्स के पास क्या होता है, पाउच होता है, तो ये मार्सुपियल्स हैं, ये प्लेसेंटल है। प्लेसेंटल मैमल्स के पास पाउच नहीं होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग जो है एक प्लेसेंटल मैमल है, तो हमारे अंदर बेबी का जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो बेबी होता है वो मदर के पाउच में और अच्छे तरीके से डेवलप करता है, ग्रो करता है। सो हुआ क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पे एक बार फिर से आते हैं कि मार्सुपियल्स के अंदर तो हमारा अडैप्टिव रेडिएशन हुआ ही हुआ, ठीक है।
प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर भी क्या हो गया, अडैप्टिव रेडिएशन हो गया adaptive radiation in involving into varieties of such placental mammals, each of which appears similar to be corresponding marsupial. तो जब प्लासेंटल के अंदर और हमारा क्या कहते हैं मार्supial के अंदर अडेप्टिव रेडिएशन हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पे 2 अडेप्टिव रेडिएशन हो गए और 2 अडेप्टिव रेडिएशन से क्या हुआ, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। यानी कि वहां पे क्या हो गया था कि जो कोरस्पॉन्डिंग वो थे ना मार्सुपियल्स थे और प्लासेंटास थे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये, ठीक है, मोल, ठीक है, मार्सुपियल मोल। अब यार इनकी स्ट्रक्चर तो अलग अलग है देखने में, अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर्स या बॉडी फीचर्स अलग हैं, बट दे हैव या दे वर इन द सेम हैबिटेट, तो ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। समझ रहे हैं कि भाई जैसे मैंने बोला था कि मान लो कि ये जो हमारा मोल है या कह सकते हैं प्लासेंटल मैमल जो है हमारा, इट वाज अराइज्ड बिकॉज ऑफ A1 स्पीसीज या A1 एनिमल से ये बना हमारा B2 से, ठीक है, लेकिन ये आकर के सेम हैबिटेट में रह रहे हैं तो दे विल परफॉर्म अ सेम फंक्शन। सो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, दैट मींस एनालॉगी और वी कैन से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो यहां पे भी देखो आंट ईटर है, ये हमारा प्लेसेंटल आंट ईटर है, ये हमारा मार्सुपियल आंट ईटर है, इसके पास पॉकेट होगा, पाउच होगा, ठीक है, बट क्योंकि दोनों की दोनों आंट ईटर है यानी कि दे डिपेंड ऑन आंट, सो दे हैव अ सेम फंक्शन, ठीक है। सो यहां पे देखिए बोला गया कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर अडैप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर्स इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का अगर आप देखा चाहे डेफिनेशन भी तो मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर अडैप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स वगैरह, ठीक है, इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो ये कंप्लीटली अनरिलेटेड है, इनके मतलब स्ट्रक्चर्स वगैरह कंप्लीटली डिफरेंट है, बट दे हैव सेम फंक्शन। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं लेमर है, ठीक है, स्पॉटेड कस्कस है, ये भी सेम ही तरीके के होते हैं, फ्लाइंग स्क्वेरल है और फ्लाइंग फैलेंजर है, ठीक है, इनका भी सेम ही वो होता है। सो व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि A1 है, A1 से 4 बने, B1 से 4 बने, ठीक है, अब बने तो अलग अलग हैं बट रह रहे हैं वो एक ही आइलैंड में, तो हो सकता है कि कुछ स्पीसीज का हैबिटेट सेम हो जाए और सेम हैबिटेट में चले जाएंगे तो फंक्शन तो सेम ही परफॉर्म करेंगे या रहेंगे तो सेम ही तरीके से, ठीक है। बाकी बॉब कैट है, यहाँ पे टैस्मेनियन टाइगर कैट है, वुल्फ है और टैस्मेनियन वुल्फ है, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, नाउ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हमारा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन शुरू हो गया क्या? हाँ, अडैप्टिव कन्वर्जेंस हमारे यहाँ पे खत्म होता है, ये हमारा अडैप्टिव कन्वर्जेंस था। एक हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि व्हाट इज अडैप्टिव कन्वर्जेंस, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अडैप्टिव कन्वर्जेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, हमारे यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है क्या नहीं है। ओके, सो एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड कब? व्हेन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ with the difference in metabolic capability originated in earth या on earth। evolution by natural selection कब शुरू हुआ था? जब सेलुलर लाइफ फॉर्म बनी थी, कैसी? डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी, यानी कि कुछ का मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से होगा, कुछ का अलग तरीके से होगा, कुछ के अंदर अलग चीजें हो रही होंगी, कुछ के अंदर अलग चीजें हो रही होंगी, कुछ के अंदर हो सकता है सिर्फ डीएनए हो, कुछ के अंदर आरएनए हो, कुछ के अंदर प्रोटीन्स बन रही है, कुछ के अंदर नहीं बन रही है, अलग अलग तरीके की चीजें हो रही हैं। रिएक्शंस बॉडी के अंदर या सेल के अंदर रिएक्शंस अलग अलग तरीके की हो रही हैं। ओके, नाउ द एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का जो थ्योरी था, ठीक है, तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डार्विन ने क्या बोला था कि यार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या नेचर जो होता है वो उसको सपोर्ट कर रहा है विच इज फिट, और वी कैन से विच इज रिप्रोडक्टिवली फिट। तो जो एसेंस था ना डार्विन की थ्योरी का पूरा क्या था? नेचुरल सिलेक्शन था। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है? The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle और लाइफ स्पैन। अब अगर किसी के अंदर एवोल्यूशन हो रहा है, सो जाहिर सी बात है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके लाइफ साइकिल पे और स्पैन पे। ये बात मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस करी है। अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म छोटा सा बैक्टीरिया है या माइक्रोब है, तो भैया आप ब्लिंक कर रहे हैं, आप अगर मतलब बात हम लोग कर रहे हैं, सो इस बात में ही पता नहीं वो कितनी बारी डिवाइड कर चुका होगा। कुछ बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, ठीक है, हो सकता है उससे भी कम हो, 3 घंटे का होता है। सो जितनी देर में आप अपना एक सेल कंप्लीट करेंगे, आप सोचो कि वो कितनी बारी डिवाइड कर चुका होगा।
microbes that divide fast have ability to multiply and become millions of individual within hours. Within hours. A colony of bacteria growing in a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. ठीक है, वहां पे क्या बोला गया है, एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है, जैसे कि मान लेते हैं ए, ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कंपोनेंट. ठीक है, अ चेंज इन मीडियम, ठीक है, अ चेंज इन मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से भी दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशंस. मान लेते हैं, ठीक है, कि एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है, उसको आप क्या कहते हैं, मान लेते हैं उसको आप क्या कहते हैं, एक एनवायरमेंट में रखना है. जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ग्रोइंग ऑन अ मीडियम हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कंपोनेंट. अब फीड कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, चलो फीड कंपोनेंट ही मान लेते हैं. मान लेते हैं कि आप उस कॉलोनी को, ठीक है, सिर्फ प्रोटीन दे रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन सी दे रहे हैं, प्रोटीन पे फीड कर रहे हैं. ठीक है, अब आपने क्या करते हैं, मीडियम चेंज कर दिया. आपने मीडियम चेंज करा तो उसके अंदर प्रोटीन हटा दिया और आपने उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट डाल दिया. तो कार्बोहाइड्रेट डाल दिया तो क्या हुआ, अ चेंज इन मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशंस. अब आपने मीडियम चेंज कर दिया तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, तो उसमें सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएंगे जो उस न्यू मीडियम को झेल पाएंगे. ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर एंड अपीयर्स एज न्यू स्पीसीज. और इस दौरान क्या होगा, जो हमारी बैक्टीरिया की वो थी पॉपुलेशन, थोड़ी बहुत जो कार्बोहाइड्रेट पे ग्रो कर पा रही थी, वो अच्छे तरीके से डिवाइड करेगी और प्रोटीन वाले जो थे हमारे वो मर जाएंगे. दिस वुड हैपन विद इन दीज. ये कुछ दिनों में ही हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है एंड दे डिवाइड रैपिडली. जैसे हमने बोला कि विद इन आवर्स दे कैन मल्टीप्लाई इन मिलियंस. ठीक है, सो फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फाउल. अब ये ह्यूमन की बात भी नहीं हो रही बाबू, ये बात हो रही किसकी, फिश की. ठीक है, जो आपसे भी छोटी होती है, छोटी सी फिश की बात हो रही है. इट वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स एज लाइफ स्पैन ऑफ दीज एनिमल्स आर इन ईयर्स. सो इनका लाइफ स्पैन सालों में है, सालों में है, तो इनको एवोल्यूशन होने में भी सालों, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे. भाई जिनका घंटों में था उसको कुछ दिन लगे, अब जिनका सालों में है उसको तो मिलियन ईयर्स लगना बनता है ना. अच्छा जी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये भी मैंने इमेज लगा रखा है, इसको मैं दिखा दूंगा, एक मिनट रुक जाओ. ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन दैट ऑफ ए. ठीक है, अंडर न्यू कंडीशंस. सो नेचर ने सेलेक्ट करा फॉर द फिटनेस. वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस जो होता है इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड. ओके, अब एक बार पीछे आ जाओ. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल, मतलब एग्जांपल तो क्या उसी तरीके का कंडीशन है. जैसे कि हमारा क्या कहते हैं, ये यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारे एक बैक्टीरियाज हैं, रेड कलर के बैक्टीरियाज हैं. अच्छा, आपने इनके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स डाल दी, कुछ कर दिया. ठीक है, सो उस कारण क्या हुआ, उस कारण ये हुआ, एक मिनट रुको. अच्छा, यहाँ से करें, हाँ यहाँ से करें. सो यहाँ पे हमारा एक येलो कलर का बैक्टीरिया है. ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स डाल दी. एंटीबायोटिक्स डाल दी तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो ब्लू येलो वाले बैक्टीरिया हैं वो मरेंगे. लेकिन हो सकता है कि डिवाइड करते 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 कुछ ऐसा डीएनए कॉपी के अंदर एरर हो गया होगा या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई होंगी जिसके कारण दो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंट वैरायटी आ गई. अब ये रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, ये और रिप्रोड्यूस करेगी और रिप्रोड्यूस करेगी. और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों रेड वैरायटीज दिख रही हैं. येलो है, एक दो है, बट हो सकता है आने वाले टाइम पे वो भी एलिमिनेट हो जाएंगी. ठीक है, सो ये हमारा क्या हुआ है कि क्योंकि हम लोगों ने मीडियम चेंज करा, हम लोगों ने एनवायरमेंट चेंज करा, तो उस कारण क्या हुआ, हम लोगों की वैरायटीज़ भी चेंज हो गई. ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बिफोर सिलेक्शन क्या था, कुछ इस तरीके की स्पीसीज थी. ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन करते करते या डिवीजन होते होते ओवर द टाइम चेंजेस हुए. जैसे हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ डाली, हमारे जो येलो वाले थे या ऑरेंज वाले बैक्टीरियाज थे वो मर गए, बचे कौन से, रेड वाले, और रेड वाले ही हमारे ग्रो करे. ठीक है, सो कहने का मतलब वही है, सिंपल सी बात, कि जो ज़्यादा बढ़िया तरीके से अडेप्ट करेगा इन दी कंडीशंस उसी की पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी. ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या समझाना था कि जिसके अंदर कम, जिसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, जिसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है, उसके अंदर एवोल्यूशन हम लोगों को जल्दी देखने को मिलता है. लेकिन जिसका लाइफ साइकिल सालों में है उसको एवोल्यूशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ओके, नाउ हेंस, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला गया है, हेंस देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व. Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment.
अडेप्टिव एबिलिटी जो होती है इज इनहेरिटेड, ये जो अडेप्टेशन की एबिलिटी जो होती है इज इनहेरिटेड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से हमको मिल गई। ये क्या होता है कि आसपास का एनवायरमेंट ऐसा है तो डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, एंड अल्टीमेटली फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता रहता है। इट हैज़ अ जेनेटिक बेस। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है। तो फिटनेस क्या है सॉरी, अकॉर्डिंग टू डार्विन, टू गेट अडेप्ट एंड सेलेक्टेड बाय नेचर। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की concepts ऑफ डार्विनियन थ्योरी। ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट और वी कैन से एडेप्टिव रेडिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की concepts ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। सो जो ब्रांचिंग डिसेंट हम लोगों ने पढ़ा था या एडेप्टिव रेडिएशन हम लोगों ने पढ़ा था, और जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन है, ये डार्विन की थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। तो ये मतलब ब्रांचिंग डिसेंट्स क्या है, डिसेंडेंट्स जो हैं यानी कि जो एंसेस्टर्स है वो ब्रांच कर रहे हैं, और नेचुरल सिलेक्शन, तो ये बात हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। नाउ आगे आते हैं। डार्विन से पहले एक हमारे साइंटिस्ट थे या नेचुरलिस्ट थे, इसका नाम था लैमार्क। इन्होंने क्या बोला, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज अकर्ड बट ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। सो लैमार्क की जो थ्योरी आई थी दैट वाज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। लोगों को लगा कि पहले हो सकता है कि ये सही हो, बट इसको फिर डिसअप्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए थे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, एग्जांपल के तौर पे आप मान लो जिराफ। अब जिराफ क्या करता है, वो पेड़ के ऊपर से पत्तियां वगैरह खाता है, तो ओवर द टाइम उसने मतलब अपने नेक को स्ट्रेच किया होगा पत्तियां खाने के लिए, स्ट्रेच किया 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 तो ओवर द टाइम उसका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। फॉर ही गिव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ हु इन अटेम्प्ट ऑफ टू फॉर्ज लीव्स ऑन टॉल ट्रीज had to adapt by elongation of their necks, ठीक है। As they passed this acquired character of elongation necks to succeeding generation, giraffes slowly over the years came to acquire long necks। तो अब इन्होंने एक्सटेंड करते रहे ऐसे धीरे धीरे करके ये जो मतलब जो करेक्टर आया था ये उन्होंने एक्वायर कर लिया, उनकी बॉडी के अंदर आ गया, एंड उन्होंने ओवर द जनरेशन इसको आगे भेजना चालू कर दिया। अच्छा जी, nobody believes this conjecture anymore। अब मतलब इस हाइपोथेसिस को या इस आइडिया को अब कोई और बिलीव नहीं करता। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल शॉर्ट नेक एंसेस्टर्स, इन्होंने स्ट्रेच किया और ज़्यादा लंबे लंबे नेक्स हो गए, ठीक है। ये लैमार्क का कहना था, लेकिन अब इसको कोई बिलीव नहीं करता। क्यों नहीं बिलीव करता ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर एक ना एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया, माउस के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। वो माउस की टेल ना बहुत टाइम तक काटते रहे एंड ये देखा कि हो सकता है कि भाई माउस जो है आने वाली जनरेशन में विदाउट टेल होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट मेरे को ना एक थोड़ा मतलब प्रॉब्लम ये भी लगता है, जैसे कि अगर डार्विन की स्टेटमेंट को देखा जाए तो डार्विन ने बोला था कि अगर किसी का लाइफ स्पैन सालों में है, अगर माउस की बात करें तो वो भी कुछ सालों तक जी लेता है, तो अगर किसी का लाइफ स्पैन सालों में है तो उसके अंदर एवोल्यूशन होने के लिए कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। सो अगर आप मिलियंस ऑफ ईयर्स तक माउस की पूंछ काटते तो हो सकता था कि एक टाइम बाद जा करके वो विदाउट टेल पैदा हो जाए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि भाई मतलब रात दिन वाला खेल है कि कल काटना शुरू करा 10-15 सालों में 20 सालों में माउस बिना टेल के हो जाए, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर जिराफ्स की बात करें तो जिराफ्स ने भी जो नेक का यूज़ किया था ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स हुआ होंगे, तभी मेरे ख्याल से लैमार्क ने थ्योरी दी है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लो, ठीक है, जो डिसअप्रूव करने के लिए दिया गया था कि भाई एक बॉडी बिल्डर है जो अपने पूरे लाइफ टाइम में जिम वगैरह में जाता है। अगर मान लेते हैं कि चलो ठीक है वो 20 साल की एज से भी जिम शुरू करता है एंड 60 ईयर्स तक जाता है, तो 40 ईयर्स के आसपास उसने जिम करा, तो क्या वो करेक्टर उसके नेक्स्ट जनरेशन में गया? नहीं गया। या कह सकते हैं उसने मसल्स वगैरह यूज़ करी तो उसकी बॉडी की मसल्स डेवलप हो गई, तो क्या वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में आने वाली जनरेशन में गया? आने वाली जनरेशन की बॉडी की मसल्स वेल डेवलप थी। तो यार वही बात है ना कि अब हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट मतलब बेस्ड ऑन क्या कहते हैं फ्यू ईयर्स। अगर आप ये कहते हैं कि एक बड़ी लाइफ फॉर्म को एवोल्यूशन होने में समय लगता है, तो मुझे लगता है कि अगर करेक्टर्स को, जैसे माउस की टेल को मैंने बोला कि अगर उसको हम बहुत लंबे टाइम तक काटते तो हो सकता था माउस बिना उसके टेल के हो जाए, बट लोगों की अलग अलग थ्योरी थी, तो लैमार्क की इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया गया। एंड ये मतलब मेरा आइडिया देख करके लिख मत देना एग्जाम में कि हमें ऐसा लगता है कि इस थ्योरी को और टाइम देना चाहिए था, इसको डिसअप्रूव नहीं करना चाहिए था। डिसअप्रूव हो गई है, ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों में मेरे से ज़्यादा ही दिमाग होगा, तभी उन्होंने कुछ मान करके डिसअप्रूव किया है, ठीक है। माई आइडिया इज़ ओनली दैट कि अगर आप इसको बहुत लंबे टाइम तक करते तो हो सकता था कि एक टाइम पे जा करके शायद ऐसा हो जाए।
मतलब इवन आई एम नॉट श्योर, ठीक है। सो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, कुछ थ्योरीज और हैं वो भी देखेंगे। अभी आते हैं हम लोग क्विज के ऊपर। सो क्विज का पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने वो ये रहा, हाउ मेनी टाइप ऑफ फिंचेस वर ऑब्जर्व्ड बाय डार्विन। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड में कितने टाइप ऑफ फिंचेस को ऑब्जर्व किया था? 6, 3, 4, 5, बताओ जल्दी। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड्स के अंदर कितनी सारी फिंचेस को ऑब्जर्व किया था? सो 6, 3, 4 और 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी? ब्रांचिंग डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन, बोथ ए एंड बी, या ब्रांचिंग असेंडेंस? ब्रांचिंग डिसेंट और वी कैन से एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, एंड नेचुरल सिलेक्शन, बोथ ए एंड बी, या ब्रांचिंग असेंडेंस? इजी है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 6 तरीके की जो फिंचेस थी वो ऑब्जर्व करी गई थी बाय डार्विन, एंड की कॉन्सेप्ट क्या थे? ब्रांचिंग डिसेंट भी है, नेचुरल सिलेक्शन भी है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। जो ये हमारी थ्योरीज हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन वाली, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में और बातें जानेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग फर्दर चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। थ्योरीज अभी इंपॉर्टेंट है, इन थ्योरीज को कवर करते हैं। लेम्मा का डिसअप्रूवल का जो मतलब उसके पीछे क्या क्या एग्जाम्पल्स थे और वो भी देखेंगे, ठीक है भाई। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।